वेलकम टू पीएमसी। हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रेस्ट जो प्रॉपर्टीज बचा हुआ है उसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार जब प्रॉपर्टीज सारा पढ़ लेंगे तब उसके बाद आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। अभी कुछ प्रॉब्लम बन सकता है, बिकॉज कौन सा प्रॉपर्टीज का क्या यूज होगा, कहाँ किस प्रॉब्लम में यूज होगा, वो तो प्रॉब्लम बनाएंगे तभी ना पता चलेगा। तो प्रॉपर्टीज जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी हम सब बना दिए थे, एक क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी में आराम से बन जाएगा। को फैक्टर एंड माइनर्स निकालना था, जो कि ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज आप बनाइए। फिर से डीपीपीएस दे दिए थे, उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत सा एक्सरसाइज है बनाने के लिए। और एक बार जब ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर्टीज, तो हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे जब, तो आराम से प्रॉब्लम को बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज 5 तक हम लोग ने लिख दिया था। अब प्रॉपर्टीज 6 को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 ये क्या बोलता है वो देखिए। इफ एनी टू रोज और columns of a determinant are identical, then its value is 0। इस प्रॉपर्टीज में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का, मतलब बात करें 2 ऑर्डर का, तभी ना पॉसिबल है। 2 रो लेना है या 2 कॉलम, तो आप कम से कम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कंसीडर कीजिएगा। तो जब डिटर्मिनेंट में हम लोग 2 रो या 2 कॉलम एक समान रहता है, आइडेंटिकल रहता है, तो उसको हम लोग, उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। आइडेंटिकल कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा रोज का, वो एक जैसा होना चाहिए, या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, 2 कॉलम का सेम होना चाहिए। तब ऐसे अगर डिटर्मिनेंट हैं तो उनका वैल्यू 0 होगा। एग्जाम्पल से देख के समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो कि ये डिटर्मिनेंट लेते हैं, 2 3 2 3, तो इसका रिजल्ट 0 होगा, बिकॉज ये भी और ये भी एक ही जैसा है। 2 रोज कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिकल है, तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। ऐसे भी देख लो, 2 into 3 6 minus 2 into 3 6, तो 6 minus 6 0। थर्ड ऑर्डर में अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है A B C D E F, A B C, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। इसका रिजल्ट 0 इसलिए होगा कि R1 और R3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कैसे समझेंगे? ये बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, R1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स R2 का, R1 का और R3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच कर रहा है, आइडेंटिकल है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इस डिटर्मिनेंट का 0 हो जाएगा, 0। क्लियर? इसको आप अगर हम लोग एक्सपेंड करके देखेंगे तो 0 आएगा। इसको प्रूव क्या करना है? ये तो एग्जांपल दे रहे हैं, आएगा ही आएगा। तो और भी एग्जांपल देख लो, समझ लो, तो कितना आसान हो जाता है। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, कहीं प्रॉब्लम बना रहे हैं और ये अगर आ जाता है ऐसा सिचुएशन कि 2 रोज आइडेंटिकल है, तो हम लोग उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ये एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम में बहुत सा प्रॉब्लम ऐसा रहता है, लिखा हुआ रहता है विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सो एंड सो।
तो उस स्थिति में आपको प्रॉपर्टीज ही काम करेगा ना, बिना एक्सपेंड किए हुए इसको कैसे जीरो लिख दे रहे हैं बाई दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीज है। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट हम ऐसा लेते हैं 1 2 3 x y z t x y z, तो ये इसका भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे लिख लेना कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसमें क्या फंडा हुआ था, इसमें ये फंडा हुआ था कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज 6 का यूज करके देख रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इससे क्या फायदा हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी लगाए देख लिए कि अरे ये वाला और ये वाला एक जैसा है तो इसका जीरो हो गया। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 7 में, है ना। प्रॉपर्टी 7 इसी के पैटर्न पे यही है सेम, तो हम उसको नोट में ना लिख के प्रॉपर्टी में लिख देते हैं। ठीक है, इसी का और अल्टरनेट टाइप का डेफिनेशन जो होगा वो ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ corresponding elements of any two rows or columns of a determinant, if the corresponding element of any two rows or column of a determinant are in same proportionate then the value of determinant is 0। ये प्रॉपर्टी क्या है, एकदम सिमिलर टाइप का है, लेकिन इसमें आपको हम प्रोपोर्शनेट का वर्ड का यूज किए हैं कि अगर दो रो, कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम, ठीक है, जो ऑपरेशन रो के लिए सोच रहे हैं वही ऑपरेशन कॉलम के लिए भी सोचेंगे। तो अगर R1 और R3 अगर सेम प्रोपोर्शनेट है, मतलब रेशियो प्रोपोर्शनेट, सेम प्रोपोर्शनेट मतलब रेशियो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का अगर बराबर होगा तो वो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। एग्जांपल देके समझते हैं। इसमें एग्जांपल ही है मैं, जैसे अगर मान लो कि ये डिटर्मिनेंट ले रहे हैं x y z p q r k x k y k z, अगर ऐसा डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं तो इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज 7 से मैच करता है। अब देखो इसका 0 होगा क्योंकि R1 और R3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को न मैच करेंगे, वो सेम प्रोपोर्शनेट है, तो इसका रिजल्ट 0 हो गया। कैसे, तो एक्सप्लेनेशन देखिए। ऐसे लिख देंगे कि R1 एंड R3, यहां देखो हूबहू मिलता जुलता नहीं है, EX है तो ये KX है, तो दोनों सेम तो नहीं है। Y है तो ये KY है, ये Z है तो KZ है, सेम तो नहीं है, लेकिन सबका रेशियो सेम है। तो R1 एंड R3 आर इन सेम प्रोपोर्शनेट। अगर ऐसे लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसका मतलब R1 एंड R3 आर इन सेम प्रोपोर्शनेट कहने का मतलब ये है कि R1 और R3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ये है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। इस टाइप से नहीं कि ईच एलिमेंट ऑफ R1 एंड R3
आर इन सेम प्रोपोर्शनेट, वो तो डेफिनेशन में लिखा ही गया, लेकिन आपको अगर यहाँ 0 हुआ उसका तर्क देना होगा, रीजन देना होगा, तो ऐसे लिख दीजिए कि R1 R3 आर इन रो, एंड जब भी रो को अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे रो से तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ही कंपेयर किया जाता है। ये नहीं कि एक्स का इससे के वाई से हम लोग कंपेयर करेंगे, नहीं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इसका यही है। R1 में जो पहला मेंबर है और R3 में जो पहला मेंबर है, ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कहलाएगा। ये दूसरा मेंबर है, ये इसका दूसरा मेंबर है, तो ये कोरोस्पोंडिंग है एक दूसरे का, वाई और के वाई, तो इस तरह से मैच करते हैं। तो सेम प्रोपोर्शनेट है कैसे कि x बाई के एक्स, y बाई के वाई बराबर z बाई के जेड। तो ये सब इक्वल है ना है आपस में, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो 1 बाई के 1 बाई को 1 बाई के है, तो सेम प्रोपोर्शनेट है, 1 बाई के आ गया, सब बराबर है। तो रेशियो जब भी बराबर रहेगा तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, चाहे 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, तो उसमें आपका रिजल्ट यही आएगा। एक दो और एग्जांपल देके समझते हैं इसका, क्लियर। एग्जाम्पल दूसरा, प्रॉपर्टी नंबर 7 का, अगर हम ऐसे लेते हैं, अब ये देखो, ये ऐसे अगर देखा जाए तो लगेगा कि तो कोई सेम मिल नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा, मतलब आइडेंटिकल तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, R2 और R3 को, तो सेम प्रोपोर्शनेट है। 2 बाई 12 6, 3 बाई 18 6, 4 बाई 24 6 होगा ना, मतलब सेम प्रोपोर्शनेट कहने का मतलब आप 12 बाई 2 लिखिए, 18 बाई 3 लिखिए या 24 बाई 40, को जरूरत नहीं है कि R1 बाई R3 ही करेंगे, R3 बाई R1, सेम प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट 0 होगा। कैसे? बिकॉज एक्सप्लेनेशन में यहाँ R2 एंड R3 आर इन सेम proportionate, that is, आप ये देखो 2 बाई 12 लिखो चाहे 12 बाई 2 लिखो, बात बराबर है, कोई ये नहीं है कि हमेशा R1 R2 बाई R3 ही जाएंगे। अगर लेकिन जो प्रक्रिया एक को भी करेंगे एक को के लिए, तो दूसरा के लिए भी वही सेम ही पोजीशन रखना होगा। तो अगर मान लो कि 12 बाई 2 करते हैं, 12 ऊपर रखे तो 18 को फिर ऊपर रखना होगा, 18 बाई 3 24 बाई 4, अगर ऐसे करते हैं तो ये सब का रिजल्ट क्या आ जाएगा 6, तो सब बराबर है, सेम प्रोपोर्शनेट है, रेशियो सब का क्या है सेम ही है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो सेम रेशियो है, सेम प्रोपोर्शनेट ये, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा 0। आप लोग एक्सपेंड करके चेक कीजिएगा, आएगा वही, इसमें कोई है नहीं, प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज आपको लगाने से ये फायदा हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये इस तरह से, अब मान लो कि तीसरा एग्जांपल अगर ऐसे रखते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे कॉलम का भी एक एग्जांपल, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, 1/2 एक्स, क्यू बाई 2, वाई बाई 2 और जेड बाई 2। इसका भी रिजल्ट 0 होगा, बिकॉज देखो इसलिए 0 होगा कि ये वाला C1
and C3 are in same proportionate. C1 and C3 are in same सेम रेशियो में है, ठीक है। क्योंकि दिस बाई दिस अगर मान लो x बाई 2 इज इक्वल टू, इधर x पहले इधर वाला रख रहे हैं, y बाई 2 इज इक्वल टू z बाई 2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2। दैट्स इट, सब सेम है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टीज को, ये सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है ये आपका प्रॉपर्टी 6 से एकदम मिलता जुलता है, ठीक है। क्योंकि एक आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि अगर किसी भी डिटर्मिनांट में अगर कोई रो या कोई कॉलम कॉमन फैक्टर रखता है तो उसको आप डिटर्मिनांट के साइन से बाहर ले सकते हैं। तो जैसे देखो R3 क्या है, कॉमन फैक्टर के सब में है, लेकिन सब में होना चाहिए। सब में करने का मतलब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सब एलिमेंट्स में एक कॉमन फैक्टर होगा तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे के बाहर निकल जाएगा, तो एक ही के बाहर निकलेगा। तो के बाहर जैसे ही निकालेंगे तो इसमें से x और y और z बचेगा, तो x y z। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिकल आ जाएगा और 0 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं। 48 if each element of a row or column of a determinant is multiplied by any कांस्टेंट या स्केलर बोल सकते हो, स्केलर के, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट is k times the value of the original determinant. K times the value of original determinant. ये क्या बोलता है, जो अभी हम समझाए थे वही है, एग्जाम्पल देके समझते हैं। ऐसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर हम कोई k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो k टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा। क्लियर? तो इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसे है, एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आपका एग्जाम्पल से ही होगा। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ 2, 3, ठीक है, और यहाँ 5 और 6 लेते हैं। ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, ये ओरिजिनल मतलब पहले से ये डिटर्मिनेंट है। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो ये इंग्लिश लिखा हुआ है इसलिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। एक नया डिटर्मिनेंट लीजिए, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट जो बनेगा बाई प्रॉपर्टीज 8 से, तो इसको हम लोग डैश से ये मान लेते हैं न्यू डिटर्मिनेंट। और ये न्यू डिटर्मिनेंट जो लेना है वो ऐसे लेना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हम k टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट बनता है वो k टाइम्स ओरिजिनल वाला डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो नया डिटर्मिनेंट को बनाएंगे कैसे, इस प्रॉपर्टीज को अगर लगाना होगा
तो कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, मान लेते हैं कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 2k 5k। के से ही रखते हैं, के का वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, तो ये और 3 6 ऐसे नया डिटरमिनेंट बना कि प्रॉपर्टी लगा के कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एनी कांस्टेंट से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, तो नया डिटरमिनेंट इसका वैल्यू जो होगा k टाइम्स इससे बराबर होगा। ठीक है, तो इसका देखिए, इसको पहले सोल्व कीजिए डिटरमिनेंट को, तो ये कितना आ रहा है 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 3 15, तो ये कितना आया -3। और डेल्टा डैश कितना आ रहा है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12k -15 के, तो ये डेल्टा डैश बराबर कितना आया -3k। और दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे -3 ये है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो k और -3, दिस इंप्लाइज दैट k और -3 मतलब ये डेल्टा है। तो जो नया डिटरमिनेंट्स बना जिसको हम डेल्टा डैश से लिखे हैं वो k टाइम्स ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर जो डिटरमिनेंट्स है ओरिजिनली और ये बनाया गया डिटरमिनेंट्स गुना करके k से, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो जो नया बनेगा वो k टाइम्स ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स के बराबर होगा। क्लियर, कोई इसमें दिक्कत समझने में नहीं ना। इसी का जो दूसरा रूप है उसको भी लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब सिंपली कि k अगर कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, यही सेम डिटरमिनेंट्स, ये सेम प्रॉपर्टीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर है तो उसको आप डिटरमिनेंट के साइन से बाहर रख सकते हैं। तो k है ना जी, तो बाहर रखेंगे तो 2 3 5 6 बनेगा जो इसके बराबर होगा, तो k डेल्टा डैश बराबर k इंटू डेल्टा, ऐसे करके डायरेक्ट आएगा। ये तो एक्सप्लेन करके सिखाने के लिए ऐसे बता रहा है ना। तो ये अगर मान लीजिए कि और इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जो डेल्टा है जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट अगर ऐसे है x y z p q r, ठीक है, और यहाँ पे k p k q k r अगर ऐसे करते हैं तो ये k छोड़ दो, ये p q x y z p q r, यहाँ पे ऐसा एक और ले लीजिए u v w a ले लीजिए, ये नया डिटरमिनेंट, ये डेल्टा ऐसे है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि डेल्टा डैश ऐसे लिखते हैं, सपोज k x k p और k q y q v z r w ऐसे करके, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो डेल्टा डैश बराबर इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या होता है कि अगर आप गुना करते हैं डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय, इससे गुना किया हुआ है इसके रो से, कॉलम से गुना किया हुआ है, तो नया जो डिटरमिनेंट होगा वो k टाइम्स ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करके देखे, अप्रूव मतलब प्रूव किए, उसी तरह से इसको और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऐसा रिलेशन आएगा। क्लियर, इसी का जो दूसरा वाला पार्ट है, मतलब इसी यही प्रॉपर्टी है, नोट में उसको लिखते हैं, अलग प्रॉपर्टीज का नंबर नहीं देंगे क्योंकि सिमिलर चीज है। इसी को मतलब कहने का मतलब है कि इसमें के बाहर रख सकते हैं, ऐसा करके उसी चीज को लिखते हैं। ठीक है, नोट में लिखेंगे जो ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसका कि कॉमन फैक्टर या factors from
या फैक्टर्स फ्रॉम एनी रोज या कॉलम्स कैन बी टेकन आउट फ्रॉम डिटर्मिनेंट साइन। आप उसको बाहर ले सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अगर डिटर्मिनेंट ये ऐसे है x y z p q r और यहाँ पे k x k p k r अगर ऐसे है, ठीक है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? तो हम लोग इसको ऑपरेशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि टेकिंग k outside from R3 we get। तो ये डेल्टा को अगर ऑपरेशन करना है तो ऐसे आप ले सकते हो k, तो ये बचेगा x y z p q r, फिर x y x p r ऐसे बचेगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नया अगर हम k लिख लेते हैं, इसको डैश से मानते हैं, तो k डेल्टा डैश बराबर k, और ये ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है ये मल्टीप्लाई करने पे आया था, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ऐसे आया था, तो ये k डेल्टा के बराबर हो जाएगा। इस k के हटा के डेल्टा को सपोज करेंगे, इसमें वैसा नहीं है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए, ये ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट हम लोग बाहर ले रहे हैं उस सब एलिमेंट्स में रहना चाहिए। अगर मान लो यहाँ नहीं रहता तो ये के बाहर नहीं आता। क्लियर? किसी एक में भी गायब रहेगा तो कॉमन फैक्टर कैसे समझेंगे? कॉमन फैक्टर तो हुआ नहीं, तो इसलिए कॉमन फैक्टर होना ही चाहिए। और ये ध्यान रखिए, अगर मान लो कि अगर हम इस k को किसी भी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कॉलम से, अगर k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो kx kp kr जैसा, इस k को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, kp kq kr, इसको अंदर ले जाओगे तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिटर्मिनेंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हुआ ये कि अगर हम इस डेल्टा को ऐसे ले रखते हैं, सपोज के एक्स के वाई के जेड के पी के क्यू के आर, इधर ए बी सी, अगर ऐसे लेते हैं तो इसमें आप कहां कहां से कॉमन ले सकते हैं? तो देखो कि R1 से और R2 से आप K को कॉमन ले सकते हो। तो टेकिंग K आउटसाइड फ्रॉम R1 एंड R3 वी गेट। तो आप इस डेल्टा को ऐसे लिख सकते हैं, एक के R1 से ले लिए तो ये K हो गया, फिर एक के R2 से ले लिए तो फिर K हो गया। तो अब डिटर्मिनेंट क्या बचेगा? KX, K तो ले ही लिए बाहर, A को K जाएगा लेकिन निकलेगा सबसे, ये नहीं कि 1 2 3 K क्यों चल गया बाहर, नहीं, डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये X Y Z, फिर P Q R, फिर A B C, तो K स्क्वायर हुआ, 2 को बाहर आया तो K स्क्वायर आया। ठीक है, अगर 3 इस सब में मल्टीप्लाई किया रहता तो कितना आता बाहर? 3 को K कहने का मतलब, अगर तीनों, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट से अगर हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं तो ये 3, इसमें भी K, इसमें भी K, इसमें भी K रहता था, K क्यों आया था? K क्यों आता है ना, तो
तो एन ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट रहेगा, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा तो के पे कितना पावर आ जाएगा अगर हम बाहर निकालेंगे तो जितना ऑर्डर का था उतना 3 बन रहा था ना। अगर इसमें भी के रहता तो एन ऑर्डर का रहेगा तो के एन और ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसके बराबर ऐसे लिख सकते हैं। वो भी एक प्रॉपर्टीज है, उसको लिखेंगे लेकिन यहाँ हम समझा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपका है। इसमें और एग्जांपल देके समझो, कोशिश करो समझने का। कि अगर मान लीजिए कि इवेलुएट करने के लिए दे दे इस, क्योंकि अभी बहुत सा प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं तो कुछ काम करेगा। इवेलुएट करने के लिए आपको दे दे कि इसको इवेलुएट कीजिए एक्स वाई जेड के एक्स के वाई के जेड, क्लियर। ए बी सी, ये अगर आपको इस तरह से दे दे और ये k/2 और ये k/2 ऐसे अगर ये डिटर्मिनेंट्स आपको सोल्व करने के लिए दे रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली। और भी अगर है जरिया कि इसका रेशियो सेम है तो 0, सब एक ही जैसा है। ये अभी जो बता रहे हैं एक ही जैसा है। तो आप अगर हम मान लीजिए कि k/2 कॉमन लिए तो k/2 बाहर आ गया, क्लियर। इससे k कॉमन लेंगे तो ये k बाहर आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, x y z, फिर x y z, फिर a b c। तो ये क्या हो जाएगा k²/2 इंटू और ये आइडेंटिकल हुआ तो 0 हो गया। तो ये रिजल्ट 0 हो गया। इस प्रॉपर्टी से भी आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 2 3 5 7 8 9 is equal to without expanding. ऐसा प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है कि इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करो कि इसका रिजल्ट 0 होगा बिना एक्सपैंड किए हुए। एक्सपैंड करने का मतलब जो क्रिश्चियन ट्रिक लगा के थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग एक्सपैंड करते हैं, वैसे नहीं, आपको प्रॉपर्टीज लगा के, विदाउट एक्सपैंडिंग मतलब प्रॉपर्टीज लगा के, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि डेल्टा बराबर 2 3 5 7 8 9। अब देखो 63 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 into 7, फिर 9 into 8, फिर 9 into 9, ऐसे लिख सकते हैं 63 72। और ये आपको सोचना पड़ेगा। ये इसलिए सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि इधर इधर कुछ है, अगर हम सोचते हैं कि अच्छा इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है, 9 से ये इस टाइप से, तो जरूर कुछ इसमें क्लू है छिपा हुआ, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब या तो देखो कोई भी प्रॉपर्टीज इसमें लगा लो, या तो ये और ये देखो सेम प्रोपोर्शनेट है, 7 7 कट जाएगा तो 9, 8 8 कट गया तो 9, और 9 9 कट गया तो 9, सेम प्रोपोर्शनेट है तो उससे के हिसाब से भी 0 हो जाएगा। और नहीं तो आपको 999 C3 से कॉमन हो सकता है। तो अगर इस जो अभी पढ़े हैं उससे अगर हम लिखते हैं तो ऐसे इंग्लिश लिखेंगे कि टेकिंग 9 outside from C3 of given determinant, है ना। तो ये तो डेल्टा इज 9, अगर हम कॉमन लेते हैं 2 3 5 7 8 9 7 8 9। और ये आपका डिटर्मिनेंट में C2 और C3 आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल
तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट आप बताओ कि 9 इंटू आई स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0। आप इस प्रॉपर्टीज को लगाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, और डायरेक्ट यहाँ अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये और ये मतलब C2 और C3 are same proportionate, are in same proportionate. It means that the value of determinant must be equal to 0. तो इसलिए इसका रिजल्ट उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी 0 आएगा। तो इसमें एक्सपेंशन कहीं नहीं है, प्रॉपर्टी लगा के ये ऐसे किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम फिर पूरा बनाएंगे, है ना। प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 9 को हम लोग पढ़ते हैं। इफ each element of any rows या columns of a determinant is expressed as a sum of r terms, then the determinant can be expressed as the sum of r determinant ऐसा करके। ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा जो इससे पहले जो पढ़े हैं उससे थोड़ा हल्का डिफिकल्ट है, बट अच्छा से आपको इतना अच्छा एग्जांपल देके सब समझाएंगे कि बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, है ना। जैसे अगर सब इलेमेंट्स किसी भी रो का या किसी भी कॉलम, रो के बारे में बोल रहे हैं तो कॉलम के बारे में भी सोचिए कि वो कॉलम में भी रहेगा, तो ऐसे ही करना है। तो ईच एलिमेंट ऑफ एनी रोज या कॉलम्स अगर सम ऑफ आर टर्म्स में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग आर डिटर्मिनेंट्स में अलग अलग लिख सकते हैं। अगर मान लो कि कोई रो 2 टर्म से जुड़ा हुआ है, सम ऑफ 2 टर्म्स से बना हुआ है और प्रत्येक एलिमेंट से, तो उसको उस डिटर्मिनेंट को हम लोग अलग अलग करके 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। जितना टर्म्स होगा, 2 टर्म्स होगा तो 2 डिटर्मिनेंट बनेगा, टूट जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आर अगर टर्म्स है प्रत्येक एलिमेंट्स ऑफ एनी रो तो डिटर्मिनेंट के वो बनेगा, आर को बनेगा, है ना। तो जैसे एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे एग्जांपल लेके समझिए, अगर डिटर्मिनेंट आपका ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेंट मान लीजिए ऐसे दिए हुए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 प्लस u प्लस v प्लस w। ये तो इस डिटर्मिनेंट, अगर ये डिटर्मिनेंट दिए हुए है तो इस डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी देखो। सबसे पहले क्या है कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट्स ऑफ रो, एक रो जो है उसका प्रत्येक एलिमेंट्स सम ऑफ 2 टर्म्स है, सम ऑफ 2 टर्म्स है। तो जब 2 टर्म्स आर की जगह 2, तो के वो डिटर्मिनेंट बनेगा, 2 को डिटर्मिनेंट बनेगा, 2 को डिटर्मिनेंट्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे ये हो गया आपको
इसको कैसे लिखेंगे, ये तरीका, ये देखो लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको ठीक से समझिए, है ना, कैसे लिखते हैं। क्या करो कि जो दूसरा टर्म, कोई भी टर्म जो दिए हुए यू वी डब्ल्यू, इसको ढक दो, कवर कर दो, यू वी डब्ल्यू को समझो मिटा दो, तो जो बचता है वो लिख दो। तो जैसे कहने का मतलब इसको ढक दीजिए, बी को ढक दिए, डब्ल्यू को, तो क्या बचा आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, फिर ये क्या बचा x3 y3 z3। यू वी डब्ल्यू को ढक दिए, कवर कर दिए, मतलब मिटा दिए, ऐसे करके मिटा दिए, इस तरह से मिटा दिए, तो जो बचा वो लिख दिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ u था, यहाँ v था और यहाँ w था, तो ऐसे करके अब क्या कीजिए कि प्लस दीजिए, और ये कैसे और बनेगा, अब x1 इसी में करना है ऑपरेशन, क्योंकि यही सम ऑफ टू टर्म्स है, तो x1 को मिटा दीजिए, y1 को मिटा दीजिए और z1 को मिटा दीजिए, तो क्या दिख रहा है वो लिख दीजिए, u v w x2 y2 z2 x3 y3 z3। ये तो आपका जो पहले से दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, x1 y1 और z1। समझ में आया। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम बना रहे हैं और ऐसा दिख गया तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो देखो ये सब कांस्टेंट मतलब सेम है, इसी में अब ये है और प्लस है, तो इसको जोड़ दो कॉरस्पॉन्डिंग से, इसको जोड़ दो इससे, इसको जोड़ दो इससे, तो ये आ गया। इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी तो ला सकते हैं ना, तो ये और भी हम एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। दूसरा, अगर हम मान लीजिए कि ऐसे लिखते हैं P Q R X Y Z, ठीक है, A B C, ये, और इधर U भी और W ऐसे। तो इसको अब प्रत्येक एलिमेंट्स इसका क्या हो गया, इसका प्रत्येक एलिमेंट्स C1 का सम ऑफ टू टर्म्स है, सम ऑफ टू टर्म्स है। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब सब रहना ही चाहिए, तभी ना आप लिख सकते हैं। अगर मान लो किसी में नहीं है, ऐसे है, तो इसको आप जीरो एज्यूम कर सकते हो, क्लियर। अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। पहले ये वाला बता देते हैं, यू वी डब्ल्यू वाला ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा। तो क्या करना है कि किसी एक को कवर कर लो, ये यू वी डब्ल्यू को कवर करो, मान ढक लो, तो क्या दिख रहा है पी एक्स ए। तो अब बाकी ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये ऐसे पी एक्स ए क्यू वाई बी आर जेड सी प्लस, अब पी एक्स ए बच गया तो वो लिख दिए। अब इसको पी एक्स और ए को कवर कर लीजिए, ये ऐसे ढक लीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है यू वी डब्ल्यू क्यू वाई बी आर जेड सी, इसको लिख दीजिए यू वी डब्ल्यू क्यू वाई बी आर जेड सी, ऐसे करके ये हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है और इसको समझना जरूरी है। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, सपोज, और भी हम समझाते हैं एग्जांपल लेके। थर्ड में अगर हम ऐसे लेते हैं, थर्ड में एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी, ये प्लस यू प्लस भी, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके आपको दिए हुए हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ प्रत्येक टर्म होना चाहिए। C1 में 2 गो तो आ गया है, 2 गो सम ऑफ 2 टर्म्स है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी एगो और कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप इसको अगर ये लिखने के लिए अगर आपको 2 टर्म में लिखना है तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो +0। तो अब क्या हो जाएगा, x y z, q भी 0 को कवर कर लो, फिर p q r, फिर a b c और प्लस, अब u भी 0 लिख दो, u भी 0, फिर y q b z r c। ये क्योंकि a पहले लिखा हुआ था तो a में 0 जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यही रहेगा ना, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, और भी अब ये 2 डिटर्मिनेंट का है, अब ये 2 सम ऑफ 2 टर्म्स है, अगर सम ऑफ 3 टर्म्स अगर रहेगा तो कैसे बनेगा, क्या है वो भी देखेंगे, और भी एग्जांपल इसको समझना बहुत जरूरी है। इतना कॉपी कीजिए, कुछ और एग्जांपल समझते हैं। 4th में एग्जांपल प्रॉपर्टीज 9 का ही। तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऐसा लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इसमें कुछ ऐड करते हैं, p प्लस q प्लस r, और इसमें u प्लस v प्लस w। तो ये डिटर्मिनेंट को आप इतने टाइम्स लिख सकते हैं, सम ऑफ कितना डिटर्मिनेंट्स ये बनेगा, कोई बता सकता है क्या? हाँ, वेरी गुड। इसमें इस डिटर्मिनेंट को आप सम ऑफ कितना डिटर्मिनेंट्स, देखो इस सम ऑफ के 2 टर्म्स है, तो ई अगर नहीं भी रहता यू वी डब्ल्यू तो ये 2 गो में ब्रेक हो जाता, तो 2 गो इसके कारण, 2 गो सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट और 2 गो इसके कारण, तो टोटल कितना होगा, 4 डिटर्मिनेंट्स में लिखाएगा, सम ऑफ 4 डिटर्मिनेंट, सम ऑफ आर टर्म्स, तो सम ऑफ 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स, तो 4 हो गया, तो 4 डिटर्मिनेंट्स में ये लिखाएगा। और ये लिखाएगा कैसे, तो ये हम बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल सेट किए हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको एक समझो, जैसे करने का मतलब इसको एक समझ लो, जैसे एक कोई कांस्टेंट समझो, मान लो इसको a, इसको समझो कि a है, और ये समझो b है, और ये समझ लो c है। आप ऊपर वाला को भी ऐसे कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, किसी एक को। अब ये तो सिंपल हो गया जो इससे प्रीवियस एग्जांपल दिए थे वो, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, ये सम ऑफ 2 टर्म्स खाली नजर आ रहा है, ये तो सिंगल सिंगल नजर आ रहा है, ये बीसी अगर हम समझ रहे हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना जी। क्या करते हैं कि इसका अगर हम लिखते हैं तो पी क्यू आर को कवर कर दो, तो बाकी जो बचता है वो आप लिख दो। तो P को कवर किए तो यहाँ x1 दिखा, Q को कवर किए तो y1 दिखा और z1। अब बाकी एज इट इज लिख दिया जाता है ना, जब सिंगल सिंगल रहता है तो ऐसे A B C लिखाएगा, और ये लिखा जाएगा A B C, और यहाँ x3 y3 z3, ये प्लस ये। अब हम पी क्यू आर को कवर किए, ठीक है, तो अब किसको कवर करेंगे, x1 y1 z1 को। कवर मतलब ढक देंगे, ये सिखा रहे हैं टेक्निक। तो बचा क्या, पी क्यू आर दिख रहा है, तो यहाँ पी क्यू आर लिखिए, पी क्यू आर। अब बाकी को तो एज इट इज लिख दिया जाता है, ए बी सी, x3 y3 z3, क्लियर, इतना लिखा गया। लेकिन आपका एबीसी नहीं ना है, आपका तो रियल में ए क्या है, x2 प्लस यू है, b क्या है, y2 प्लस v है, यहाँ b है, ये छोटा दिख रहा होगा, ये b है, और c क्या है, z2 प्लस w है। तो अब
इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए। अब ये समझाने के लिए ऐसे बता दिए, आप लोग नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। हम यहाँ चेंज करते हैं, क्योंकि ए की जगह ये रखेंगे, है ना। तो ये या ऐसे लिख सकते हैं, देखो तुम लोग को समझाने के लिए हम फिर ऐसे कर देते हैं। ए की जगह पे क्या होगा, x1 y1 z1, ए की जगह x2 प्लस u, y2 प्लस v, b की जगह c की जगह z2 प्लस w, x3 y3 z3 प्लस e q r, a की जगह x2 प्लस q, y2 प्लस v, z2 प्लस w, x3 y3 z3। ये हो गया क्लियर। इज इक्वल टू, अब देखो ई दो गो है, सम ऑफ टू टर्म्स है, तो इससे दो गो डिटर्मिनेंट बनेगा, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, इससे दो गो डिटर्मिनेंट बनेगा। तो इसका लिखो, तो इसका लिखेंगे तो यू वी डब्ल्यू, जो जिसमें सम वाला रहता है उसमें किसी एक को ढक दीजिए। तो यू वी डब्ल्यू को मान लो ढक दो, तो जो बचता है वो लिख दो। तो x1 y1 z1, फिर x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये प्लस, अब u को ढके थे u v w को, अब x2 y2 z2 को ढकेंगे, जो दिखेगा वो लिख दीजिए। पहले इसका काम कर लेते हैं। तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 लिखे हैं ना, तो इसको ढकेंगे और जो बचेगा u v w बचा, तो u v w और प्लस ये x3 y3 z3, क्लियर। प्लस इसका दूगो इधर निकल गया, अब इसका दूगो निकालिए। तो p q r इस तरह से जो है, जिसमें सम ऑफ टू टर्म्स है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को कवर करते हैं, u v w को कवर कर दिए, जो दिख रहा है वो लिखेंगे। तो p q r, x2 y2 z2, x3 y3 z3 प्लस, अब u v w आ जाएगा, अब बाकी को तो एज इट इज लिखा जाता है ना, u v w x3 y3 z3, क्लियर। सम ऑफ के को डिटरमाइन 1 2 3 4 गो, क्योंकि सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, तो दो गो इसका निकलेगा, दो गो डिटरमिनेंट और दो गो इसका, तो 4 गो डिटरमिनेंट हुआ, 1 2 3 4 डिटरमिनेंट हुआ ना। तो ये चीज है, आपको इसी पैटर्न पे हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं होमवर्क बनाने के लिए कि कैसे आप लिखेंगे, लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 आपको होमवर्क में बना के दिखाना है हमको कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये क्या है कि दो डिटर्मिनेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ये आपको लिख के दिखाना है। और इसको कितने तरह से लिख सकते हैं, कितने सम ऑफ हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं, और वो कैसा स्ट्रक्चर होगा वो आप पूरा डिटर्मिनेंट्स का लिख के बताइए, जो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े उसके बेसिस पे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम जो है अभी पढ़े प्रॉपर्टीज, उसके बेसिस पे अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या आंसर होगा, देखिए सॉल्यूशन। अब देखो, ईच एलिमेंट है ना, ईच एलिमेंट ऑफ R1 इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स। तो दो डिटर्मिनेंट में ये एक्सपैंड हो सकता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस डिटर्मिनेंट को, मान लो कि ये डेल्टा है, तो डेल्टा बराबर क्या करते हैं, किसी को जो सम वाला है जो लिखा हुआ उसी को पहले कंसीडर कीजिए, बाकी तो एज इट इज लिखा जाता है। तो a प्लस 3b प्लस 5c प्लस 7 है, तो 3 5 सेकेंड वाला टर्म सबका ढक दीजिए। तो 3 5 7 ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, 3 को ढके तो a दिखा, 5 को ढके तो b दिखा, और 7 को ढके तो c दिखा। अब बाकी को तो एज इट इज दिखा जाता है, तो a b c, और यहाँ पे 9 15 21 ये a है, प्लस अब 3 को ढके थे, अब क्या करेंगे, a को ढकेंगे, कवर करेंगे, तो 3 बचेगा,
बी को ढकेंगे तो 5 होगा और सी को ढकेंगे तो 7। क्लियर? अब जो बचा वो लिख दीजिए। तो यहाँ क्या आया, ए बी सी 9 15 21। अब ये देखो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अगर कुछ प्रॉपर्टीज काम कर रहा है तो पहले वो देख लो, क्योंकि इससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना बहुत इजी हो जाएगा। देख के ही हम लोग आंसर लिख देंगे। अगर नहीं कोई प्रॉपर्टीज लगेगा तो फिर सिंपली जैसे आप एक्सपैंड करते हैं या और भी आगे पढ़ेंगे उसके हिसाब से भी बनेगा। बट यहाँ जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से इसमें इवेलुएट किया जा सकता है विदाउट एक्सपैंड किए हुए। ठीक है, तो अब देखो ए बी सी R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। 0 प्लस ये देखिए 3 5 7, तो 3 और 9 सेम प्रोपोर्शनेट है। 3/9 क्या आ जाएगा, 3/9 या 9/3, 3 का है ना, तो सेम प्रोपोर्शनेट हो गया R1 एंड R3। तो इसका भी रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर 0 आंसर। ये किस रीजन से, ये और ये आइडेंटिकल हुआ। ये किस रीजन से, ये और ये सब सेम प्रोपोर्शनेट में है रेशियो। या आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 5 7 दिखने लगेगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे ये प्रॉब्लम बना विदाउट एक्सपैंड किए हुए, है ना। तो आज हम लोग बहुते पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो होमवर्क दिया जाता है उसको बनाइए और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.4 बना के हमको दिखाइएगा। ठीक है।